यूनिट 6 और कवर करेंगे। यूनिट 6 हमसे बात करता है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। आज तक हमने यूनिट 5 कवर कर रखी है। यूनिट 3 तक हमने ये देखा कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से बनता है। यूनिट 4 में हमने ये देखा कि कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उससे किस तरह से परफॉर्म किया जाता है, किस कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट की ड्यूटी वगैरह डिस्चार्ज हो जाएंगी। फिर यूनिट 5 में हमने देखा अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करा तो उसके लिए क्या क्या डैमेजेस वगैरह होते हैं। यहाँ पे हम कुछ अलग ही टॉपिक पढ़ेंगे, मतलब आगे से पीछे से कुछ ज्यादा से रिलेटेड नहीं होगा, ये बिल्कुल अलग ही टॉपिक है आपस में। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ये दोनों अलग ही टाइप के कॉन्ट्रैक्ट हैं। देखो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट याद है, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था हमने। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट होता था सेक्शन नंबर 30 में दे रखा था वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, जहाँ पे हम जुए के बारे में पढ़ते थे कि जैसे मेरा फायदा दूसरे का नुकसान बनेगा, दूसरे का फायदा मेरे नुकसान बनेगा। जैसे बारिश हुई तो तू मेरे को 100 रुपए देगा और बारिश नहीं हुई तो मैं तेरे को 100 रुपए दूंगा, वो वाली चीज वहां पे वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में कवर होती थी। अब कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ऐसा होता है, ये भी बिल्कुल कुछ कुछ वेजिंग की तरह होते हैं। मतलब कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक बहुत बड़ी चीज है। कुछ स्पेशल टाइप के कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट वेजिंग कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। वेजिंग कॉन्ट्रैक्ट में लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता उस चीज पर, बारिश से मेरा क्या लेना देना, बारिश से मेरा क्या लेना देना बताओ तो सही। तो मतलब लेकिन यहाँ पे जो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इनमें किसी चीज पर डिपेंडेंट तो होता है, लेकिन वो चीज जो होती है वो उस पर बंदे का इंटरेस्ट होता है। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, देखो 30 में वो था ना वेजरिंग, तो 31 में कंटिजेंट दे के रखा है इन्होंने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग, कुछ करेंगे या और कुछ नहीं करेंगे, किसी चीज के होने पर या किसी चीज के ना होने पर। ठीक है, जैसे अगर बी का घर जल जाए, अगर बी का घर जल जाए तो ए बी को पैसे देगा 1000 रुपए। अगर बी का घर जल जाए तो ए बी को पैसे देगा 1000 रुपए, 1 लाख रुपए सॉरी। ठीक है, तो मतलब बी के घर जलने पर, बी का घर जलने पर ए पैसे देगा, ये हो गया कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर डिपेंडेंट है हाउस के जलने पर, यहाँ पर पूरा पूरा कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट है हाउस के जलने पर। ठीक, बात खत्म। चलो चलो चलो, तो देखो इन्होंने डिफाइन देके रखी है कि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो कि ना ही डायरेक्टली परफॉर्मेंस वगैरह वगैरह पढ़ लेना। यहाँ से आती है मेन चीज। सबसे पहले कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है दोबारा सुनिए। जैसे इंश्योरेंस का केस होता है ना, इंश्योरेंस के केस जैसा ही कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। इंश्योरेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई बंदा मर गया, अगर कोई बंदा मर गया, अगर कोई बंदा मर गया तो उसके लिए हम वो दे देंगे, कंपनसेशन दे देंगे। मतलब किसी चीज के होने पर या किसी चीज के ना होने पर उस कॉन्ट्रैक्ट का होना या ना होना डिपेंड करता है। मतलब उस बंदे के मरने या ना मरने पर पैसे मिलना या ना मिलना डिपेंड करता है। ये हो गए कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो किसी इवेंट पर डिपेंडेंट होते हैं होने के लिए या ना होने के लिए, इसको बोलेंगे कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। देखो ये होता है किसी चीज के होने पर या किसी चीज के ना होने पर। ठीक है, इवेंट का क्या अनसर्टेन होना जरूरी है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है। अगर कोई चीज अनसर्टेन ही नहीं है उसके बारे में हम ये कैसे बोल सकते हैं होगी या नहीं होगी। अगर कोई चीज सर्टेन है, जैसे कोई चीज होगी होगी, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी बनते हैं। जैसे इंश्योरेंस का केस है, इंश्योरेंस में अगर कोई चीज पता है कि लॉस होगा ही होगा तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी होता है, इंश्योरेंस थोड़ी होता है। जैसे हमने कंसाइनमेंट में पढ़ा है कि हमारे जो वो होते हैं नॉर्मल लॉसेस, नॉर्मल लॉसेस को आप वो नहीं करा सकते, इंश्योरेंस नहीं करा सकते। नॉर्मल लॉस को इंश्योरेंस इसलिए नहीं करा सकते क्योंकि वो तो होगा ही होगा। इंश्योरेंस कंपनी आप अपने फायदे के लिए बैठी है ना, आपके फायदे के लिए थोड़ी बैठी है। इंश्योरेंस कंपनी तो अपना प्रॉफिट कमाना चाहेगी। अगर उसे पता है कि लॉस होगा ही होगा तो ऐसी सिचुएशन में वो इंश्योरेंस थोड़ी करके देगी। अच्छा, दूसरी कंडीशन ये देखना, जहां पर लॉस नहीं होगा, आपको पता है कि लॉस नहीं होगा, अगर आपको पता है लॉस नहीं होगा तो आप इंश्योरेंस में पैसे क्यों डालोगे? सोच के देखो एक बार। तो इवेंट जो है अनसर्टेन होना चाहिए, हो भी सकता हो और ना भी हो सकता हो, दोनों दोनों चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। ठीक है, सिर्फ प्रोमिसर की डिजायर पे नहीं होना चाहिए। अगर प्रोमिसर की डिजायर पर ही हो तो मैं तो ये चाहूंगा कि मेरी गोडाउन में रोज आग लग जाए, और इसके अलावा मेरे गोडाउन में रोज आग लग जाए, रोज मैं तो कंपनसेशन मांग लूंगा, कौन बेचे सामान। इसीलिए मतलब केवल एक बंदे की डिजायर पर ना हो, एक बंदे की डिजायर पर ना हो। जैसे देखना यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल देके रखा था कि अगर घर जल जाएगा तो 1 लाख रुपए दूंगा। मैं रोज चाहूंगा मेरा घर जल जाए, मेरा घर 50,000 का, 1 लाख रुपए मिलते रहेंगे, मेरा 50,000 का घर बैठे बैठे काम चलता रहेगा ना, ये चीज। ठीक है, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये चौथी चीज देखो, ये कोलेट्रल टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। जिस चीज की हमने बात करी है, जिस इवेंट की बात करी है, आग लगना, ये कोलेट्रल टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ना ही परफॉर्मेंस हो ना ही कंसिडरेशन हो। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है ठीक है, मतलब ये जो आग लगना है
ये परफॉर्मेंस नहीं होनी चाहिए, ये केवल कोलेटरल होना चाहिए। कोलेटरल मतलब इसके बेस पर कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा सकता है, ठीक। तो मतलब ये डिपेंड करता है, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं किसी इवेंट पर होने के लिए या ना होने के लिए। इंश्योरेंस इसका बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब देखो कैसे चलेगा, किस तरह से कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट काम करता है। इस लाइन का मतलब ये है, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट किन रूल्स पर काम करता है, ठीक। एक सेकेंड रुकना, एक सेकेंड। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट किन रूल्स पर काम करता है, ये चीज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो जनाब देखो, अगर कोई चीज हो गई, किसी चीज के होने पर मेरा कॉन्ट्रैक्ट ये था कि अगर शिप आ जाएगी तो पैसे दे दूंगा, अगर शिप आ जाएगी तो पैसे दे दूंगा, अगर शिप आ गई तो पैसे मिल जाएंगे, अगर शिप नहीं आई तो पैसे नहीं मिलेंगे, आग लग गई तो पैसे मिल जाएंगे, आग नहीं लगी तो पैसे नहीं मिलेंगे, बात खत्म। किसी चीज के होने पर पैसे मिल सकते हैं, किसी चीज के ना होने पर ही पैसे मिल सकते हैं। आग लग गई पैसे मिल जाएंगे, आग नहीं लगी पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्या मैं टाइम फिक्स करके रख सकता हूँ? टाइम फिक्स कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ। 1 साल के अंदर अंदर आग लग गई तो पैसे दूंगा, वरना नहीं दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं, एक सेकंड, 1 साल के अंदर अंदर आग लग गई तो पैसे दूंगा, वो चीज यहाँ आएगी। और 1 साल के अंदर अंदर आग नहीं लगी तो पैसे दूंगा, ये यहाँ आ जाएगा। 1 साल के अंदर अंदर शिप आ गई, यहाँ आएगा। 1 साल के अंदर अंदर शिप नहीं आई, वो यहाँ आएगा, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जनाब देखो, किसी पर्सन के ऊपर चीज है, किसी पर्सन के ऊपर चीज है और वो चीज ही इम्पॉसिबल हो जाए, अगर कोई चीज किसी पर्सन पर डिपेंडेंट है, और वो चीज इम्पॉसिबल हो जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो देखो देखो, जैसे फ्रॉस्ट वर्सेस नाइट का केस है, तो यहाँ पर एक आदमी ने एक आदमी ने दूसरी वाइफ से शादी कर दी। एक आदमी ने दूसरी औरत से शादी कर ली। अब जो लड़की है, क्या उससे शादी कर सकती है? नहीं, साफ बात है। तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया वाइड, कॉन्ट्रैक्ट ही खराब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बोलेंगे कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो वो मतलब कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इन बेसिस पे काम करता है। सबसे पहले तो अगर कोई चीज होनी है, तो मतलब जैसे कोई चीज होनी थी और वो हो गई, जैसे शिप आनी थी और शिप आ गई तो मैं पैसे दे दूंगा, ठीक है। शिप नहीं आई तो पैसे मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, स्पेसिफिक टाइम फिक्स करके रख सकते हैं क्या? इन्हीं दोनों केसेस में टाइम फिक्स करके रख सकते हैं क्या? हाँ, रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी पर्सन की बात है और वो पर्सन उस काम को इम्पॉसिबल ही कर दे तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और मतलब कंपनसेशन वगैरह क्लेम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर हाँ इम्पॉसिबल इवेंट ही है तो इम्पॉसिबल इवेंट तो शुरुआत से ही वॉइड होता है। क्या आपको ऐसा लगता है शुरू से ही वॉइड होता है? देखो 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 देखो, ये चीज तो पूरी तरह वॉइड होती है, इसके लिए कंपनसेशन वगैरह कुछ नहीं। जैसे देखो, ए ने बी को वादा करा कि अगर सूरज पश्चिम से उगाएगा तो पैसे देगा। हो सकता है क्या कभी? नहीं हो सकता ना। सन कैन नॉट राइज फ्रॉम वेस्ट, क्योंकि क्या, चल सोचो सन ऐसा बोलेगा कि बी ने कांटेक्ट करके रखा है, इसलिए आज मैं पश्चिम से उगूंगा। मेरा मन नहीं है आज ईस्ट से उगने का, बी का कांटेक्ट नहीं टूट जाएगा इसलिए मैं वेस्ट से उगूंगा। होता है क्या ऐसा? नहीं होता ना, ठीक है। तो इस तरह कॉन्टेक्ट शुरू से ही वॉइड होते हैं, बात ही खत्म। देखो, इन्होंने बोल के रखा है, इफ टू स्ट्रेट लाइंस एनक्लोज अ स्पेस। 2 स्ट्रेट लाइन से आप स्पेस कैसे एनक्लोज कर सकते हो बताओ? ये मैंने 2 लाइन खींच दी, इनसे बीच की स्पेस कैसे बंद कर लोगे? नहीं कर सकते ना। 4 लाइनें होनी चाहिए तभी कर सकते ना, 4 नहीं 3 होनी चाहिए, ट्राइंगल से भी स्पेस क्लोज हो जाएगी ना। 2 लाइनों से स्पेस कैसे क्लोज हो सकती है सोचो। ये तो मैथ के रूल की बेइज्जती कर रहे हैं यार। चलो, कोई दिक्कत नहीं है। आओ। कंटिजेंट और वेजरिंग का डिफरेंस देखना। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए होते हैं, जैसी मतलब कुछ करने के लिए ना करने के लिए, डिपेंडिंग ऑन एन इवेंट। कंटिजेंट मतलब होता है डिपेंडेंट ऑन एन इवेंट। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जुए के लिए। यहाँ पे भी डिपेंडेंट होता है एक इवेंट पर, लेकिन किस चीज के लिए? पैसे के लिए। यहाँ पे जुए वाला केस आता है, जुआ, ठीक, बात करो। आओ देखो, रेसिप्रोकल प्रॉमिस होता है क्या कंटिजेंट में? हो भी सकता है और नहीं भी। मतलब जैसे शिप आ गई तो 1 लाख रुपए दे दूंगा, बदले में कुछ मांगा क्या? नहीं मांगा,
कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जुआ होता है, जहां जुआ आ गया वहां दोनों चीजें आएंगी। हमने पढ़ा था वेजरिंग का एग्जाम्पल, बारिश हुई तो 10 लाख रुपए मैं दूंगा, बारिश नहीं हुई ना, बारिश हुई तो 100 रुपए मैं दूंगा, बारिश नहीं हुई तो 100 रुपए तू देगा। यहाँ पे रेसिप्रोकल प्रॉमिस आता है, प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस जरूर आता है, वरना वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं चलेगा। अच्छा, इन दोनों में अंतर समझना, बस एक सिंपल एग्जांपल समझाना चाहूंगा। वेजरिंग मतलब बारिश हुई तो 100 रुपए तू देगा, बारिश नहीं हुई तो 100 रुपए मैं दूंगा। कंटिंजेंट बोलता है कि अगर बारिश हो गई तो 100 रुपए दूंगा। समझे अंतर? समझे? अगर बारिश हो गई तो 100 रुपए दूंगा। यहाँ पर देखो अनसर्टेन इवेंट होना चाहिए, दोनों में अनसर्टेन होना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे कोलेट्रल होता है। बारिश यहाँ पर कोलेट्रल है, परफॉर्मेंस नहीं है। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो बारिश है वो कोर फैक्टर है, मेन चीज ही बारिश है। यहाँ पर पैसा वैसा तो बात की चीज रही, यहाँ पे मेन चीज ही बारिश है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सुनो, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट काफी बड़ी चीज है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट काफी बड़ी चीज है। इसके अंदर एक छोटा सा हिस्सा आता है वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट का। मतलब वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट आर स्पेशल टाइप ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। जब हमने एग्जांपल देखा कि बारिश हुई तो 100 रुपए तू देगा, बारिश नहीं हुई तो 100 रुपए मैं दूंगा। कंटिंजेंट बोलता है कि बारिश हुई तो 100 रुपए दूंगा। तो मतलब आपको नहीं लगता वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा के बताया गया है? तो वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट स्पेशल टाइप के कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट ही होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इंटरेस्ट होता है, यहाँ इंटरेस्ट नहीं होता। बारिश में हर किसी का इंटरेस्ट नहीं होता। बारिश में कैसा इंटरेस्ट हो सकता है आपका? इंटरेस्ट से मतलब वो वाला इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को तो बारिश में पकौड़े खाने का मन करता है, वो वाले इंटरेस्ट की बात नहीं चल रही। इंटरेस्ट का मतलब होता है आपका वो वाला इंटरेस्ट, प्रॉपर्टी वाला, ये चीज मेरी है, ये कैलकुलेटर मेरा है, ये वाइफ मेरी है। सारी कल्पनाएं काल्पनिक है, सारी कल्पनाएं काल्पनिक है, इनका वास्तविकता से संबंध नहीं है। यदि संयोग पाया जाता है तो मात्र संबंध कहा जाएगा। ठीक है। चलो, तो जनाब यहाँ पे अगर इंश्योरेंस का केस देख के चलूं तो इंश्योरेंस में इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी मैं उसका इंश्योरेंस करा सकता हूँ। पढ़ेंगे कंपनी एक्ट आने तो बताऊंगा, ये वाली लाइन भी ढंग से समझाऊंगा। चलो, म्यूचुअलिटी ऑफ लॉस एंड गेन। म्यूचुअलिटी ऑफ लॉस एंड गेन, दोनों का लॉस और गेन कहाँ पे होगा? यहाँ पे जुआ है ना। सोचो, जुए में एक बंदा थोड़ी हारता है, मतलब एक बंदा जीतता, दोनों थोड़ी जीत सकते हैं। एक जीतेगा एक हारेगा, एक जीतेगा एक हारेगा। गेम का गेम है ये, गेम ओवर गेम है जुआ। ठीक है, इस तरह के एग्रीमेंट पूरी तरह वॉइड होते हैं, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड होते हैं। एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट का मतलब होता है वॉइड है इनिशियो, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है पहले सही बाद में वॉइड। अगर मैं यहाँ की बात करूँ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की, तो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में लॉस नहीं होता, मतलब म्यूचुअलिटी ऑफ लॉस एंड गेन नहीं होता। यहाँ पे एक का लॉस हो, मतलब एक के फायदा होने के लिए दूसरे का लॉस होना जरूरी नहीं है। जैसे इंश्योरेंस का केस मानो, इंश्योरेंस के केस में मैं प्रीमियम भी देता हूँ, बदले में पैसे मिलते हैं, तो दोनों का फायदा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो। हाँ, तो ये वाली चीज देख के जानी है। डिफरेंस के क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, काफी आ रहे हैं, देख के जानी है। तो चलो, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ये आता है मेन चीज यहाँ की, इस यूनिट की पर्टिकुलर चीज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। देखो ऊपर से जो क्वेश्चन आ रहा है, सीधा जो क्वेश्चन आ रहा है, इससे 7 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है अभी तक। मतलब अभी हमने जितना भी पढ़ा कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में, यहाँ से केवल एक 7 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है। पूछो क्या? कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग पूछेगा और वो ये 6 के 6 रूल पूछेगा। तो ये 7 नंबर का क्वेश्चन आता है कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट से। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट से आज तक कभी बड़ा क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन आने के चांसेस हैं। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझना। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है आपके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, आपके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन आप कॉन्ट्रैक्ट की तरह रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हो, बिना कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्ट्रैक्ट की तरह रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हो। ये लॉ इम्पोज करता है। यहाँ पे ना ऑफर होता है, ना एक्सेप्टेंस होती है, ना जनरल कुछ नहीं होता, मतलब कुछ भी नहीं होता, मतलब एग्रीमेंट का कुछ होता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे लॉ बनाने की कोशिश कर रहा है एक एग्रीमेंट आपके ऊपर। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आर इम्पोज्ड बाय लॉ। देखो अभी बता रहा हूँ, इम्पोज्ड बाय लॉ, इम्पोज्ड बाय लॉ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये फ्री कंसेंट से नहीं बनते, दीज आर इम्पोज्ड बाय लॉ। लॉ इम्पोज करता है, लॉ आपके ऊपर थोपेगा कि आपको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना ही करना है। देखो आओ, देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ फाइंडर ऑफ गुड। अगर मेरे को किसी का खोया हुआ सामान मिलता है, तो क्या ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं उस सामान को वापस पहुंचाऊं? अब सोचना,
क्या मैंने उस बंदे के साथ कॉन्टेक्ट बना के रखा है कि मैं आपका सामान खो जाने पे लौटा दूंगा? नहीं ना, हर बंदे के साथ थोड़ी कॉन्टेक्ट बनाता फिर रहा हूं मैं। लॉ बोलता है कि वापस लौटाना पड़ेगा, इसलिए लौटाना पड़ता है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो लॉ बोल के रखता है आपको करनी ही करनी पड़ेंगी, ऐसी चीजों को क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। अब सारी चीजें नहीं है, इन्होंने कुछ 4-5 चीजें देके रखी है, इन्हीं को क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रखा गया है। बाकी ऐसे तो फिर कई चीजें आ जाएंगी ना, कि जहां पर बोला जाएगा कि लॉ बोल के रखता है। लॉ जहां पे बोल के रखे, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट की तरह, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक्चुअल नहीं है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक्चुअल नहीं है, क्वासी मतलब एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। दिस इज रिजेंबल टू अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट की तरह है। कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट की तरह है। लॉ बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं। यहाँ पर हम कोई वो नहीं रख रहे, फ्री कंसेंट से नहीं बना रहे, यहाँ पे हमारी मर्जी नहीं है। लॉ बोलता है इसलिए बना के रखना पड़ेगा। ठीक, कुछ सर्टेन पर्सन अपने आप मतलब परफॉर्म कर सकते हैं, ये सब चीजें देख लेना। सोशल रिलेशन बना के रखता है लॉ, ये सब चीजें पढ़ लेना अपने आप से। ठीक है, आओ देखो, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है इक्विटी, जस्टिस और गुड कंसाइंस के प्रिंसिपल पर। क्वेश्चन आता है यही सेम कट टू कट, यही लाइन उठ के आएगी और क्वेश्चन पूछेगा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस, एक्सप्लेन। तो लॉ नहीं बोलता, मतलब लॉ बोलता है कि आपको ये चीज बना के रखनी पड़ेगी, आप अपनी तरफ से नहीं बना के रखते। लॉ बोलता है आपको ये चीज बना के रखनी पड़ेगी। कोई बंदा अपने फायदे के लिए दूसरे का नुकसान नहीं कर सकता, मतलब कोई बंदा दूसरे के नुकसान को अपना फायदा नहीं कर सकता, दूसरे के नुकसान का फायदा उठा के अपना फायदा नहीं कर सकता। ठीक, इस रूल पर बेस्ड होता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, इसको हम कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। ठीक, देखो, ए ने बी को कुछ पैसे दे दिए बाय मिस्टेक, ए ने बी को कुछ पैसे दे दिए बाय मिस्टेक, और क्या ये बी की जिम्मेदारी नहीं है कि बी को ए को पैसे देने पड़ेंगे? हाँ, देने पड़ेंगे। क्या उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बना के रखा है? नहीं। लॉ बोलता है इसलिए, सिर्फ लॉ बोलता है इसीलिए। इनको बोलते हैं क्वासी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। ठीक, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्वासी मतलब होता है आधा आधा। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड। ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में इसेंशियल्स नहीं होते वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, जो सेक्शन 10 में हमने पढ़े थे ना, सेक्शन 10 इसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वो यहाँ पे नहीं होते। लेकिन यहाँ पर सेक्शन 10 की सारी चीजें होती हैं, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर सेक्शन 10 की एक भी चीज नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ठीक, जैसे सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, एग्रीमेंट, कंसीडरेशन, इसके अलावा देखा जाए तो एक्सेप्टेंस, ये सब चीजें यहाँ पे कवर हो जाती हैं। ऑब्लिगेशन, यहाँ की जो ऑब्लिगेशन है इम्पोज बाय लॉ, लॉ थोप के रखता है। लॉ बोलता है करना ही करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर कॉन्टेंट वो कंसेंट आता है। कंसेंट कौन सी? कंसेंट भी ऐसी वैसी नहीं, कंसेंट जो होती है वो फ्री होती है, फ्री कंसेंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आओ 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 आओ, देखो ये हाँ, इन्होंने बोल के रखा है सारी चीजें क्वासी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कुछ स्पेशल टाइप की चीजें जो हम बोल रहे हैं उन्हीं को क्वासी कॉन्ट्रैक्ट मान के चलना। ठीक, देखो, जैसे अगर मैंने किसी बंदे को नेसेसरी दी है, सेक्शन नंबर 68 याद करो, सेक्शन नंबर 11 और 68 साथ में लगाने को बोला था मैं माइनर के लिए, तो 68 वाला सेक्शन ये बोलता है अगर किसी बंदे को आपने नेसेसरी दी है, कुछ ऐसी चीजें दी हैं जो उसके जिंदगी जीने के लिए बेहद बेहद जरूरी हैं, तो उससे आप पैसा क्लेम कर सकते हो, भले ही वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता हो। जैसे माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, लेकिन माइनर को अगर आपने नेसेसरी दी है, कुछ ऐसी चीजें जो जीने के लिए जरूरी हैं, वो चीजें दी हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप उससे बिल्कुल बिल्कुल क्लेम कर सकते हो। एजुकेशन, फ्यूनरल एक्सपेंसेस आर डीम्ड टू बी एज नेसेसरी इन द केस ऑफ माइनर। नेसेसरी डिपेंड करती है उस पर्सन की उस पर कि वो कहाँ पर है, मतलब वो किस क्लास को बिलोंग करता है। मतलब मतलब हाई क्लास लोगों के लिए नेसेसरी कुछ और होगी, लो क्लास पर्सन के लिए नेसेसरी कुछ और होगी। ठीक, ये चीज यहाँ पे कवर होती है। आओ, इंटरेस्टेड पर्सन, आपके बिहाफ पर मैंने पेमेंट कर दिया तो आप मेरे को पैसे दोगे, ये बात मतलब देखी जाती है। जैसे आपके बिहाफ पे मैंने रेंट पे कर दिया, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप मेरे को रेंट का पैसा वापस करो। आपकी गाड़ी मेरे सामने से कोई उठा के ले जा रहा था, मैंने उस चालान भर दिया आपकी गाड़ी का, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप मुझे उस चालान के पैसे वापस करो। ठीक है, अगर किसी बंदे को नॉन ग्रेटिटुअस एक्ट दिया गया है, किसी बंदे को मतलब कोई ऐसी चीज दी गई है जो दिल से नहीं करी गई, जैसे मैं होटल गया और होटल में जाते ही मेरे सामने वो रख दिया गया गिलास जूस का, अब मेरे को लगा ये लोग तो मेरी खातिरदारी कर रहे हैं, मैं तो इनका मेहमान हूँ, अतिथि देवो भव, ऐसे रूल होटल में नहीं चलते। तो ऐसी सिचुएशन में नॉन ग्रेटिटुअस एक्ट जो होता है उसके लिए मेरे को पे करना पड़ता है। किसने बोला? लॉ ने बोला। अगर मेरे को किसी का सामान मिल गया तो मेरे को सामान वापस करना पड़ेगा, लॉ बोलता है। अगर मेरे को कुवर्जन या मिस्टेक में कुछ पैसा मिल गया, कुवर्जन मिस्टेक वही
कंपनी 15 ने 16 को इन्फ्लुएंस करते हुए बोला कि 17 के साथ फ्रॉड करेंगे, लेकिन 18 के साथ मिसरिप्रेजेंट हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में मेरे को पैसा वापस करना पड़ता है। अनडू इन्फ्लुएंस के जो केसेस होते हैं उनमें जो पावर रखी गई है वो मेनली कोर्ट के पास रखी गई है, लेकिन कुअर्जन वगैरह की जो पावर होती है वो सीधे सीधे वॉइडेबल है, कॉन्ट्रैक्ट सीधा सीधा वॉइडेबल है, और उसके लिए सेक्शन 72 के तहत वो मांगा जा सकता है कंपनसेशन। अच्छा, वॉइड या वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कोई सा भी हो, उसके बेनिफिट्स को रिस्टोर करना ही पड़ता है। अगर मेरे को वॉइड एग्रीमेंट में फायदा मिला है तो मेरे को वो फायदा वापस करना पड़ेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब देखो सेक्शन नंबर 68, अगर कोई बंदा इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, अनसाउंड माइंड का है, माइनर है, या फिर लूनाटिक है मतलब पागल है, मेंटल अजाइलम से भाग के आया है, आपका दोस्त नहीं, ऐसा बंदा जो कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया पागल है, उसे बोलते हैं लूनेटिक मतलब पागल, इडियट। जो बंदा अनसाउंड माइंड का, या फिर देखा जाए इंसॉल्वेंट है, या बंदा कोई ऐसा जिसकी मेंटल कंडीशन सही नहीं है, इस तरह के बंदे को बोलते हैं इनकेपेबल पर्सन। तो उसकी प्रॉपर्टी से ध्यान रखना, उसकी प्रॉपर्टी से हम नेसेसरी की सप्लाई के पैसे मांग सकते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, ठीक। अच्छा, लायबिलिटी की वो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे आएगा, मतलब वो सॉरी गया, हाँ देखो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे आएगा, सप्लायर पर या उस इनकेपेबल पर्सन पर। इनकेपेबल पर्सन की जिम्मेदारी होती नहीं है, पहली बात तो उनके साथ तो कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड एब इनिशियो होता है, लेकिन जो सप्लायर होता है उसकी जिम्मेदारी होगी ना सिर्फ ये बताना कि मैंने सामान सप्लाई करा था, बल्कि ये भी वो प्रूफ करना कि उसे एक्चुअली उस सामान की जरूरत थी। ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि उसे पता होना, मतलब सेलर की जिम्मेदारी होती है कि ये पता करना कि सामने वाला, ये प्रूफ करना कि सामने वाले को ना सिर्फ उस चीज की जरूरत थी बल्कि एक्चुअली जरूरत थी, मतलब ना सिर्फ वो पर्सन ना उस पर्सन को सप्लाई करी गई है बल्कि उसे सच में जरूरत थी इसलिए सप्लाई करी गई है। ये पूरी पूरी प्रूफ की जिम्मेदारी हो जाती है इसकी, सप्लायर की। जैसे हमारा उसका केस था ना अंडू इन्फ्लुएंस का, तो वहां पूरी पूरी बर्डन ऑफ प्रूफ उस बंदे पे आता है जिसके पास रियल अथॉरिटी होती है, जिसके पास मेन पावर होती है, ठीक है। अगर कोई इंटरेस्टेड पर्सन है, अगर मैंने आपके बिहाफ पर पेमेंट कर दिया तो ऐसी सिचुएशन में आपको मेरे को पैसा देना पड़ेगा। देखो आपकी जमीन जो थी, मतलब वो क्या बोलते हैं, हाँ, आपने कोई चीज दे के रखी थी और वो चीज उठा के ले जा रहे थे, मैंने आपके बिहाफ पर पैसा पे कर दिया ताकि आपकी चीज ना बिके, तो आपको मेरे को पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको रीइंबर्स करना पड़ेगा, मेरे को पैसा देना पड़ेगा। आओ, अगर किसी बंदे ने नॉन ग्रेट्युटस एक्ट को एंजॉय करा है, जैसे मेरे को 10-20 सालों से मैगजीन आ रही है, 10-20 सालों से मैगजीन आ रही है, मैं मस्त ढंग से पढ़ता हूँ बैठ के, वो स्पिरिचुअल वाली मैगजीन, वो खराबी रहेगी। हाँ, तो मतलब अगर किसी बंदे को नॉन ग्रेट्युटस एक्ट मिला है, मतलब जैसे मेरे घर पे मैगजीन आ रही है सालों से और मैं उसका फायदा उठा रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ स्पिरिचुअल मैगजीन रोज, अध्यात्म प्राप्त कर रहा हूँ, तो ऐसी सिचुएशन में मतलब क्या आपको लगता है ग्रेट्युअसली नहीं किया गया, वो मैगजीन गलती से मेरे घर पे आ रही है और मैंने उसका फायदा उठाया है, पूरी तरह से अध्यात्म प्राप्त कर लिया, इतना सारा स्पिरिचुअलनेस प्राप्त कर ली, तो ऐसी सिचुएशन में मेरे को उसके पैसे वापस करने पड़ेंगे, ठीक है। लॉफुली तो होना ही चाहिए, लॉफुली, जो काम लॉफुल नहीं है वो तो चलेगा ही नहीं, साफ बात ही है। लॉ वाला पॉइंट तो मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं, वो तो देखते हैं आपने। चलो आ जाओ, इलीगल चीजें चलती नहीं है, आप भले मर्डर कर दो कोई दिक्कत नहीं, मतलब सच में मत कर देना यार, मेरा नाम लगा दो बाद में, ऐसा कुछ नहीं, मर्डर वर्डर सब क्राइम है, दीज आर अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, दीज आर अगेंस्ट आईपीसी, इंडियन पेनल कोड सेक्शन 302, मर्डर धारा 302, ठीक है। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस श्यामलाल एसेंट कंपनी तो होती शायद, स्टेट ऑफ गुजरात वाला, वो पार्टनरशिप वाला केस की सेल टैक्स ऑफिसर ने बोला कि सेल दे दो, सेल पर टैक्स दो, लेकिन पार्टनरशिप और पार्टनर तो सेम बंदे होते हैं तो उन्हें नहीं देना पड़ा, ये वाली चीज। अच्छा छोड़ो, हाँ तो जनाब देखो इस केस में क्या हुआ, एक गवर्नमेंट का बंदा था के, उस बंदे को गवर्नमेंट ने निकाल दिया, गवर्नमेंट ने बोला आज से तुम्हारा काम खत्म। अब ये बंदे ने क्या करा, इंजेक्शन का ऑर्डर ले आया, इंजेक्शन का ऑर्डर हमने पढ़ा था, स्टे ऑर्डर, रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, तो के ने बोला अभी मत निकालो बाद में निकाल देना, इंजेक्शन का ऑर्डर ले आया। अब सरकार ने इसको 2 महीने तक कोई काम नहीं दिया, ना कोई काम करवाया, इसको बस सैलरी जाती रही। अब ये के की जिम्मेदारी है कि वो सैलरी को वापस कर दे, क्योंकि उसके लिए काम नॉन ग्रेट्युटसली नहीं करा गया,
उसको ये काम नॉट ग्रेटिटुअसली नहीं करा गया, दिल से सरकार ने थोड़ी ऐसा था आपने हमारे लिए बहुत काम करा है, लो पैसे पकड़ो, ऐसा काम नहीं करा ना, तो उसे सैलरी वापस करनी पड़ेगी, उसको ये चीज रिस्टोर करनी पड़ेगी, उसे पैसे वापस करने पड़ेंगे। ठीक है, देखो ये वाली चीज, फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड, मेरे को सामान मिल गया, तो अब क्या होगा, मेरे पास आ जाएंगी बेली के राइट्स। अभी बेली क्या होता है सुनना, बेली बेली बेलर और बेली का रिलेशन होता है, जैसे मेरे को वो चाहिए, मैं सामने वाले, मतलब मेरे घर में चाय पत्ती खत्म हो गई, अब ऐसी सिचुएशन में मैं सामने वाले से चाय पत्ती उठा लाया, तो ये हो गया बेली का केस, मतलब वो बेलर मैं बेली, तो चाय पत्ती तो पेरिशेबल आइटम है, उसे छोड़ो। जैसे मैं बोल लूँ मेरे को पेपर देने जाना है, मैं दोस्त की बाइक ले जाऊँ, तो ऐसी सिचुएशन में मैं हो गया बेली, मतलब हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट वैसा थोड़ी है, मैंने उसकी बाइक थोड़ी खरीदी ना, वो मेरे से पैसे मांग सकता है, मैंने बस उससे यूज करने के लिए सामान लिया, ऐसी कंडीशन में होता है बेली। अगर मेरे को किसी का खोया हुआ सामान मिल जाए तो मेरे पास आएंगे बेली के राइट्स, मतलब मेरे को उस सामान को उस तरह से ही ध्यान रखना पड़ेगा जैसे वो सामान मेरा हो, जैसे मैं अपने दोस्त की बाइक ले जा रहा हूँ, तो ऐसी सिचुएशन में जो मेरा उस बाइक पर पूरा पूरा राइट रहेगा, कोई बंदा मेरे से बाइक छीन के थोड़ी ले जाएगा, वो मैं ऐसे ट्रीट करूंगा जैसे मेरी बाइक है। ठीक, जैसे कोई खोया हुआ सामान मिला तो मैं उसे बेच नहीं सकता, इस बात पर वो है रोक है। मैं अगर बेली की तरह सामान लूं, जैसे मैं अपने दोस्त की बाइक ले जाऊं, दोस्त की बाइक थोड़ी बेच दूंगा, नहीं चलता ना, तो बेली के राइट्स में बेचना नहीं आता, अप्रोप्रिएट नहीं कर सकता, मैं गुड्स को बेच नहीं सकता, गिरवी नहीं रख सकता, ऐसी सब चीजें नहीं रख सकता, लेकिन मेरे को उस तरह से ही देखभाल करनी पड़ेगी जैसे वो ओरिजिनली करता। ठीक, इसके अलावा अगर मेरे को ओनर को मतलब ओनर अगर मिल जाता है, अगर ओनर मिल जाता है मेरे को उसे उस चीज को वापस करना पड़ेगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखना मेरे पास जो राइट आएगा वो इस दुनिया में हर किसी पर्सन के प्रति आएगा, सिर्फ ट्रू ओनर को छोड़कर। जैसे 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 मेरे को किसी की हीरे की अंगूठी मिल गई, किसी के हीरे की अंगूठी मिल गई, अब मैंने क्या करा, होटल वाले के पास गया और होटल वाले को मेरे को किसी की हीरे की अंगूठी मिली, मैं होटल के उस पे गया, होटल के रिसेप्शन पे, और मैंने होटल वाले को वो दे दिया। अब मैं 4 दिन बाद पूछने गया क्या वो ओनर मिला, होटल वालों ने कहा ओनर तो नहीं मिला, अंगूठी हमारे पास रखी है। क्या मैं उससे अंगूठी क्लेम कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ। मेरे पास हर उस बंदे के प्रति राइट आएगा सिर्फ ट्रू ओनर को छोड़कर। अगर वो बंदा ट्रू ओनर नहीं है तो मेरे पास उस गुड का पूरा पूरा राइट आएगा। अगर वो सामान मेरा है, मतलब मेरे को मिला है, वो सामान मेरे पास पूरी पूरी तरह सेफ रहेगा, वो सामान मेरी तरह ट्रीट करा जाएगा। जैसे मैं बाइक लेके अगर जाऊं और बाहर खड़ी कर दूं, तो अगर मैं किसी बंदे को दे भी दूं तो वो सामान ऐसे ही ट्रीट करा जाएगा जैसे वो मेरा है, जब तक ट्रू ओनर ना मिल जाए। ट्रू ओनर को छोड़कर हर किसी के पास मेरे पास राइट है। ये वाला केस लॉ पढ़ के जाना है जरूर जरूर। चलो पढ़वा ही दे रहा हूँ, तुम क्या पढ़ोगे। तो जनाब एच नाम का बंदा था हॉलिंस, एच नाम का बंदा था हॉलिंस, जिसने सामान उठाया, मतलब कोई डायमंड उठाया और मतलब एफ की शॉप को दे, एफ जो कि शॉप ओनर था उसे दे दिया। ठीक, अब थोड़े दिनों बाद रियल ओनर मिला नहीं, एक हफ्ते बाद कुछ हफ्तों बाद रियल ओनर मिल ही नहीं पाया। अब एच गया एफ के पास और पूछा कि क्या तुमने वो मतलब डायमंड रिंग वापस लौटा दी? एफ ने देने से ही मना कर दिया, ये बोला मैं ट्रू ओनर तो मिला नहीं, ये मैं तुम्हें भी नहीं दूंगा, लेकिन एफ को डायमंड रिंग देनी पड़ेगी। ये वाली लाइन याद रखेंगे, बिल्कुल रट लेना ये वाली लाइन, ये 3 राइट्स। ठीक, इसके अलावा कुछ राइट्स और होते हैं जो मॉड्यूल में नहीं देके रखे, लेकिन जब ये सैंपल पेपर देते हैं, मतलब वो आरटीपी देते हैं, तो वहां पे वो लिख के देते हैं। सबसे पहला राइट तो ये है कि अगर मेरे को किसी का सामान मिला है और वो पेरिशेबल नेचर का है तो मैं उस सामान को बेच सकता हूँ, मेरे पास पूरा पूरा राइट है उस सामान को बेचने का, लेकिन उस ट्रू ओनर को पैसे वापस करने पड़ेंगे। सही बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं कोई खर्चा करता हूँ ट्रू ओनर को ढूंढने के लिए तो मैं ट्रू ओनर से उसके पैसे वापस ले सकता हूँ, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और अगर वो पैसे देने से मना कर दे, मैं सामान रख सकता हूँ अपने पास, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आओ, अगर किसी बंदे को कुअर्जन या मिस्टेक के तहत पैसा मिला है, कुअर्जन 15 और मिस्टेक बोले तो सेक्शन 20, अगर इन सब चीजों के चक्कर में पैसा मिला है तो मेरे को उस पैसे को वापस करना पड़ेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। देख लो, कोई दिक्कत, बाकी आप ये देख सकते हैं, कोई वो नहीं है। आओ 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 आओ, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताओ, उसके कैरेक्टरिस्टिक लिखो, पीछे लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होता है जो लॉ इम्पोज करके रखता है, हमारे बीच में कोई एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता,
लॉ इसलिए लिख के रखता है क्योंकि इक्विटी, जस्टिस, गुड कंसाइंस इसका प्रिंसिपल होता है, कोई बंदा दूसरे के लॉस पे आगे ना बढ़े, ये सब चीजें यहाँ पे कवर होती है। एक्स जो कि एक माइनर है, एक्स जो कि एक माइनर है वो एम कॉम में आ गया, एक्स एक माइनर है जो कि एम कॉम में आ गया, मेरी तरह 12 साल का बच्चा एम कॉम में आ गया। अब ऐसी सिचुएशन में सुनना, उसने लोन लिया 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का लोन लिया वो करने के लिए, कॉलेज फीस पे करने के लिए। क्या आपको नहीं लगता एजुकेशन लोन है? एजुकेशन लोन के केस में माइनर की लाइबिलिटी आती है, माइनर के केस में एजुकेशन और फ्यूनरल सेरेमनी आर डीम्ड टू बी एज नेसेसरी, सही बात है ना? उसकी प्रॉपर्टी है 9 लाख की। अब सुनना, यहां पर आप लगाओगे 2 सेक्शन, सेक्शन नंबर 11 और सेक्शन नंबर 68। 11 के तहत आप लिखोगे माइनर के साथ किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होता है, क्योंकि माइनर इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, माइनर की लायबिलिटी आ ही नहीं सकती। फिर आप लिखोगे सेक्शन नंबर 68, वहां पे आप नेसेसरी का मतलब समझाओगे। पहले नेसेसरी का मतलब होता है ऐसी चीज जो माइनर के पास ना हो। दूसरी कंडीशन, माइनर के पास वो चीज जो हो, मतलब ऐसी कुछ चीजें जो माइनर के पास ना हो पूरी क्वांटिटी में और वो जीने के लिए जरूरी हो। नेसेसरी क्या है? वो उसकी क्लास पे डिपेंडेंट होगी, मतलब अगर कोई गरीब बंदा है तो उसकी नेसेसरी अलग होगी, कोई अमीर बंदा है तो उसकी नेसेसरी अलग होगी। एजुकेशन और फ्यूनरल एक्सपेंसेस आर डीम्ड टू बी एज नेसेसरी, कोई भी हो कैसा भी हो, मरने पर जो खर्चा किया जाता है और नेसेसरी जो एजुकेशन पे खर्चा किया जाता है, माइनर के इस तरह खर्चे नेसेसरी की ही कंडीशन में आते हैं, माइनर के इस तरह खर्चे नेसेसरी कंडीशन में आते हैं और मैं उन्हें कवर कर सकता हूं। किससे कवर करूंगा? उसकी एसेट से। सेक्शन नंबर 68 हमसे बोलता है कि केवल उसकी एसेट से पैसा का रिकवर कर सकते हो। उसकी एसेट से तो कर लो, 1 लाख रुपए उसकी 9 लाख की एसेट से रिकवर कर लो, बात खत्म। तो जनाब पहले प्रोविजन एज पर रिलेवेंट सेक्शन, एज पर सेक्शन 11 एंड 68 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करके ये सब लिख दोगे, प्रोविजन लिखोगे, फिर फैक्ट ऑफ द केस, फैक्ट ऑफ द केस के बाद कंक्लूजन। कंक्लूजन में ये लिख देना कि हाँ माइनर से पैसे लिए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो पी ने लेफ्ट कर दी कैरेज ऑन डीज प्रेमिसेस, पी ने अपनी गाड़ी छोड़ दी डी के बंगले पर, डी के लैंडलॉर्ड ने गाड़ी रख ली। मैं गया अपने दोस्त के घर पर, मैं गया अपने ए नाम के दोस्त के घर पर, मेरे दोस्त ने पेमेंट नहीं कर रखा था अपने रेंट का, उसके लैंडलॉर्ड ने उल्टा मेरी गाड़ी रख ली, उसके लैंडलॉर्ड ने उल्टा मेरी गाड़ी रख ली। अब ऐसी सिचुएशन में मैंने क्या करा, अपनी गाड़ी छुड़वाने के लिए उसके रेंट के पैसे दे दिए। अब क्या मैं अपने फकीर दोस्त से रेंट के पैसे क्लेम कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ, मेरे पास पूरा राइट आता है उस दोस्त से रेंट के पैसे क्लेम करने का, क्योंकि मैंने उसके बिहाफ पर रेंट पे करा है। देखो देखो देखो, सेक्शन नंबर 69 लग रहा है यहाँ पे, 69 है ना? हाँ 69 है, देखो हाँ 69। देखो, मैं अगर किसी दूसरे बंदे के बिहाफ पर पैसे पे कर दूं तो मैं उससे कंपनसेशन क्लेम कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सुनना, माइनर का एक और केस सब्सिक्वेंटली पूछा जाता है कि मैं, मेरे जैसे एक प्यारे से माइनर ने, भोले भाले प्यारे से बच्चे ने, जो कि एक बहुत ही प्यारा सा माइनर है, तो उसने क्या करा, 1 लाख का लोन ले लिया। 1 लाख का लोन लेने के बाद उसने 90,000 का लैपटॉप ले लिया और 10,000 रुपए उड़ा दिए। बैंक क्या कर सकता है? 10,000 रुपए के लिए कुछ नहीं कर सकता, 90,000 का लैपटॉप क्लेम कर सकता है, वो उस लैपटॉप को उठा के ले जा सकता है, क्योंकि माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो है। मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष, मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष। बोलो किसकी बीवी? मोहरी की बीवी। उसका उसने कराया था धर्मोदास घोष के साथ कॉन्ट्रैक्ट, उसने धर्मोदास घोष के प्रॉपर्टी पेपर रखवा लिए थे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर्टी के पेपर भी वापस करने पड़े, उल्टा लोन भी गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो जनाब इसके साथ हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म होता है। अब मिलते हैं आपके साथ सोगा के लिए। सोगा हम देखते हैं कितने यूनिट्स में खत्म बनेंगे। मेरी जो वो है, मैं सोच रहा हूँ 4 यूनिट्स में खत्म कर दूं सोगा को, देखते हैं अभी, चलो पढ़ते ही तब तक लिखने हैं।